हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नवंबर 2016 के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो ये मेरा सेकंड पार्ट है। जो लॉ की रिवीजन प्रैक्टिस मैनुअल की हम कर रहे थे, ये उसका सेकंड पार्ट है। तो शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस मैनुअल का पार्ट 2, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। शेड्यूल 5 में लिखा हुआ है सबसे पहले तो कि अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी या होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर अप्रूव्ड होगा बोर्ड से, और उसके साथ साथ अप्रूव्ड होगा बाय शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। यानी कि अगर हमें मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो सबसे पहले तो बोर्ड अप्रूवल चाहिए, और उसके बाद हमें मेंबर्स का भी अप्रूवल चाहिए एजीएम के अंदर। ये दोनों साथ साथ होना चाहिए। इफ सच अपॉइंटमेंट इज एट वेरियंस, यानी कोई चेंज है टू द कंडीशन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 5, यानी कि शेड्यूल 5 के अंदर कुछ कंडीशंस दे रखी है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। अगर ये शेड्यूल 5 की कंडीशन से हमारी कंडीशन चेंज है, यानी एट वेरियंस है, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी लेनी पड़ती है। द अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन शैल बी अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। दोनों चीज़ें, रेम्यूनरेशन एंड अपॉइंटमेंट। Approval of the central government is necessary only if the appointment is not made in accordance with the conditions specified in Schedule 5. Hence, if the appointment of MD, whole-time director manager, is not in accordance with Schedule 5 and central government appointment is not taken, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट भी नहीं लगी और शेड्यूल 5 की कंडीशंस वेरिएंस भी है, तो देन अपॉइंटमेंट ऑफ सच पर्सनल विल बी, पर्सनल यानी कि होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर, इसको हम पर्सनल कहते हैं, विल बी वॉइड एंड एनी वर्क डन बाय हिम शैल ऑल्सो बी वॉइड। नेक्स्ट कह रहे कि एक हॉस्पिटल है जिसके अंदर मिस्टर एच को अपॉइंट करा एज ए डायरेक्टर, ठीक है, और साथ साथ मिस्टर एच जो है वो हार्ट सर्जन भी है, यानी कि हार्ट सर्जन भी है। कंपनी वांट्स टू पे हिम फॉर ईच सर्जरी, कंपनी उसको हर सर्जरी के लिए पैसे देना चाहती है। सेक्शन 197(4) में लिखा हुआ है, स्टेट दैट रेम्यूनरेशन पेबल टू डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर शैल बी इंक्लूसिव ऑफ रेम्यूनरेशन पेबल फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम इन एनी अदर कैपेसिटी या एक्सेप्ट, यानी कि अगर हम कोई भी पैसे मैनेजर को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर को देते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म के अंदर, तो वो रेम्यूनरेशन का पार्ट होगा, लेकिन एक्सेप्ट दिस, यानी कि ये रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होगा। क्या? सर्विसेज रेंडर्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी या प्रोफेशनल नेचर की सर्विस दे रहा है, एंड नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी या फिर बोर्ड का ओपिनियन है द डायरेक्टर प्रोसेस रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, यानी उसको क्वालिफिकेशन है डायरेक्टर को और प्रोफेशनल नेचर की है, तो वो जो पैसे उसको मिलेंगे, यानी इसको जो यहाँ पे सर्जरी के लिए पैसे दे रहे थे वो रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होगा एज पर सेक्शन 179, यानी इसको दो पैसे मिलेंगे, एक तो सर्जरी के और दूसरा रेम्यूनरेशन मिलेगी एज पर कंपनीज एक्ट। हेंस कंपनी कैन पे रेम्यूनरेशन टू एमडी विच शैल नॉट बी काउंटेड एज मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, उसको मैनेजरियल रेम्यूनरेशन नहीं कहा जाएगा। अगला AOA फिक्स्ड सिटिंग फीस, AO के अंदर में सिटिंग फीस फिक्स कर रखी है 30,000 रुपये पर मीटिंग की। इन व्यू ऑफ इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनी प्रपोजेस टू इंक्रीज सिटिंग फीस टू 45,000 तक बढ़ाना चाहती है पर मीटिंग। सेक्शन 197 सब सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर में रिसीव रेम्यूनरेशन बाय वे ऑफ सिटिंग फीस, सिटिंग फीस दोनों को मिलती है, चाहे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, फॉर कमेटी मीटिंग्स या बोर्ड मीटिंग्स, प्रोवाइडेड दैट अमाउंट शैल नॉट एक्सीड 1 लाख रुपये पर मीटिंग, यानी कि कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि सिटिंग फीस की जो फीस है या रेम्यूनरेशन जो है वो 1 लाख रुपये पर मीटिंग से ज़्यादा नहीं हो सकता, एज प्रिस्क्राइब इन द रूल्स 2014। हैंस कंपनी कैन इंक्रीज फीस अप टू 45,000। नेक्स्ट, गारंटी कमीशन टू डायरेक्टर्स नॉट इक्वल टू रेम्यूनरेशन, यानी किसी डायरेक्टर ने गारंटी दी है, गारंटी दिलवाई है फॉर द लोन, उसके लिए उसको कमीशन दी जाती है तो वो रेम्यूनरेशन पार्ट नहीं होगा। हेल्ड इन स्यूजन टेक्सटाइल बेयरिंग लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी केस था दैट गारंटी commission paid to the director for giving surety against loan on credit or credit facilities taken by the company from financial institution is not a remuneration, वो remuneration नहीं होगा for
within the meaning under Companies Act 2013, hence approval of central government is not necessary, hence guarantee commission is valid. अगला मिस्टर ओल्ड है जिसकी एज 70 साल से ज़्यादा है, इसको अपॉइंट करना है एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। तो सेक्शन 196 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि अगर किसी पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर प्लस उसकी एज 70 साल से ज़्यादा है तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, उसके साथ साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाएगा। ये सेक्शन 102 में जाता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो ये दोनों चीज़ें भी जाएंगी फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ सच मोशन। और वैसे अगर हमें नॉर्मली किसी एमडी मैनेजर या होल टाइम डायरेक्टर को अपॉइंट करना होता है तो बोर्ड का अप्रूवल चाहिए, उसके बाद शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन भी चाहिए और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी चाहिए। अगला पेमेंट ऑफ कमीशन एट 4% ऑफ नेट प्रॉफिट टू डायरेक्टर्स। कंपनी कमीशन का पेमेंट देना चाहती है, कमीशन एज ए कमीशन 4% ऑफ नेट प्रॉफिट डायरेक्टर्स को। तो सेक्शन 197 सबसेक्शन 7 में लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मे बी पेड प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन एज मे बी अप्रूव बाय द मेंबर्स। अगर मेंबर्स अप्रूव करते थे, हाउएवर अंडर सेक्शन 197(1) लिमिट ऑफ टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पेबल बाय अ कंपनी फॉर फाइनेंशियल ईयर शेल नॉट एक्सीड 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी 11% से ज़्यादा नहीं हो सकता टोटल डायरेक्टर्स का मिला के। कंप्यूटर अंडर सेक्शन 198 प्रोवाइड दैट रेम्यूनरेशन टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी कि ये तो हमारा टोटल का है, यानी एग्जीक्यूटिव प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का कैन नॉट एक्सीड 1%। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का 1% से ज़्यादा नहीं हो सकता नेट प्रॉफिट। इफ़ देर इज एमडी होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर, अगर होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर भी है कंपनी के अंदर और ऑफ मैक्सिमम 3% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो उसके अंदर हम मैक्सिमम 3% दे सकते हैं। इफ़ देर इज 1 MD WTD मैनेजर, तो उस केस के अंदर देयरफॉर 4% कमीशन इज बियॉन्ड द लिमिट, यानी कि अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करी जाए तो उसको हम 1% देंगे नेट प्रॉफिट का अगर मोर देन 1 मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर है। अगर सिर्फ एक है इनमें से, या तो मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर, तो उस केस के अंदर हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और बाकी डायरेक्टर जो है उनको 3% दे सकते हैं नेट प्रॉफिट का इफ़ देयर इज़ 1 MD WTD या मैनेजर। देयरफॉर कंपनी चाहती थी 4% देना, लेकिन 3% से ज़्यादा दे नहीं सकते। हाँ, देयरफॉर 4% कमीशन इज बियॉन्ड द लिमिट एंड हेंस शुड बी अप्रूव्ड बाय मेंबर्स बाय OR, तो इसके लिए मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, बैंक जो है प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियल असिस्टेंस लोन टू कंपनी ABC, ठीक है, और बैंक जो डिसाइड करता है कि अपॉइंट करना चाहता है ऑन इट्स बोर्ड, यानी कंपनी के बोर्ड में मिस्टर P को एज ए नॉमिनी डायरेक्टर, और AOA के अंदर यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है बोर्ड को कोई ऐसी पावर नहीं दे रखी, तो सेक्शन 161 में लिखा हुआ है बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज ए डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय इन रिलेशन टू एनी लॉ और एग्रीमेंट, एनी लॉ और एग्रीमेंट, यानी कि किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं एज पर लॉ या एज पर एग्रीमेंट। हेंस नॉमिनी डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड इफ, लेकिन कंडीशन है AOA के अंदर पावर होनी चाहिए, यानी आर्टिकल जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो बोर्ड को पावर देंगे, ठीक है, बाय एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, या तो प्रोविजन या फिर बाय एग्रीमेंट। हेंस इन द अबव केस मिस्टर P कांट बी अपॉइंटेड एज नॉमिनी डायरेक्टर, ठीक है, उसको AOA ऑल्टर करना पड़ेगा, और या तो फिर AOA ऑल्टर करना पड़ेगा और साथ में एक एग्रीमेंट भी करना पड़ेगा। तो इस केस के अंदर AOA भी पावर कन्फर्म नहीं करता और ना ही कोई एग्रीमेंट हुआ है। सेक्शन 408 में लिखा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको अपॉइंट कर सकती है, और ये 408 कंपनीज एक्ट 1956 का ही चल रहा है अभी तक। CLB हैज़ नो सू मोटो पावर, CLB अपने आप से इंक्वायरी नहीं कर सकती। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टर को अगर रिमूव करना हो तो कैसे रिमूव करा जाएगा। मिस्टर K है, डायरेक्टर है, ठीक है, डिड नॉट डिक्लेयर डिविडेंड फॉर लास्ट 5 ईयर, 5 साल से डिविडेंड नहीं दे रहा। नाउ शेयर होल्डर चाहते हैं उसको रिमूव कर दें। डिटेल प्रोसीजर एज पर कंपनीज एक्ट 2000, ठीक है, OR पास करना होगा पहले तो, लेकिन शेयर होल्डर जो है स्पेशल नोटिस देंगे। शेयर होल्डर गिव स्पेशल नोटिस टू नॉट लेस देन 14 डेज बिफोर AGM, यानी 14 दिन से बाद नहीं, यानी कम से कम 14 दिन के अंदर, यानी AGM के होने से 14 दिन पहले इनको नोटिस देना है, और साथ साथ नॉट मोर देन 3 मंथ्स बिफोर AGM, 3 महीने से
ज़्यादा नहीं गिना, यानी जब एजीएम होने वाली है तो उससे 3 महीने पहले का नोटिस नहीं दे सकते। इसका रीज़न क्या है कि एक तो ये है कि भाई 14 दिन पहले देंगे तो बोर्ड के पास टाइम होगा कि वो बाकी शेयर होल्डर्स को भी बता सकें या अपना डिसीजन ले सके जो भी है। और इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, 3 महीने पहले बता देते हैं तो ये जो पर्सन है जिसको आप निकालना चाहते हैं, शेयर होल्डर निकालना चाहते हैं, वो कुछ ऐसे काम करेगा कि 3 महीने के अंदर फिर लोग उसे निकालना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए ये कंडीशन है, यानी कि 14 दिन से पहले पहले देना पड़ेगा, लेकिन 3 महीने पहले नहीं दे सकते। साइन बाय शेयर होल्डर हैविंग एटलीस्ट 1% ऑफ वोटिंग राइट्स, या फिर होल्डिंग पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपये। सेक्शन 111 में लिखा हुआ है इसी के साथ ही है कि अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस ऑफ द इंटेंशन ऑफ ए मेंबर टू प्रपोज अ रेजोल्यूशन एट एजीएम ओनली इफ सच ए रेजोल्यूशन इज साइंड बाय 10% पेड अप शेयर कैपिटल। यानी कह रहा है कि कंपनी जो है वो तभी नोटिस दे सकती है मेंबर को जब रेजोल्यूशन जो पास होना है वो साइन हो बाय एटलीस्ट 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। यानी यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, यहाँ लिखा था 1% और यहाँ लिखा हुआ 10%। तो केस हुआ था गोपाल व्यास वर्सेस सिंक्लेयर होटल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। इसके अंदर कोर्ट ने कहा था हेल्ड दैट सेक्शन 169, यानी जो हमारा सेक्शन ये वाला है, ये एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है एंड नॉट बाउंड बाय सेक्शन 111, यानी कि ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है। तो इसके अंदर 1% जो है बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो यानी इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। स्पेशल नोटिस गिवन बाय शेयर होल्डर होल्डिंग 1% ऑफ वोटिंग राइट इज वैलिड। उसके साथ साथ सेक्शन 102 में जाता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब if the duty it is the duty of the board to disclose material fact in explanatory statement। बोर्ड की ड्यूटी होती है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है उनको, ताकि बता सके कि मीटिंग क्यों बुलाई जा रही है फॉर कॉलिंग ईजीएम एज पर केस ऑफ LIC वर्सेस स्कॉट लिमिटेड। यानी कि अगर ईजीएम बुला रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला रहे हैं, तो बोर्ड को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा एज पर सेक्शन 102। ठीक है, तो ये केस हुआ था। इस केस में क्या था, अब दिक्कत क्या है कि इसके अंदर सेक्शन 161 के अंदर ये नोटिस दे रहे हैं ईजीएम बुलाने का शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर 1% वोटिंग राइट या 5 लाख में साइन करे हुए हैं। अब ये है कि सेक्शन 102 कहता है कि बोर्ड को डिस्क्लोज करना पड़ेगा मटेरियल फैक्ट्स, लेकिन सेक्शन 102 ये नहीं कहता कि शेयर होल्डर्स को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा एजेंडा जो भी वो ईजीएम के लिए रखना चाहते हैं। इसलिए तो इस ये केस हुआ था, उसमें कहा गया था हेल्ड दैट Section 102 is applicable or bound board of director and not shareholder. Hence, it is not necessary for shareholder to disclose reason for calling general meeting or disclose ground for removal of directors। यानी कि shareholders की कोई responsibility नहीं है कि वो बताएं। Next, फॉलोइंग डायरेक्टर्स कांट बी रिमूव बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर इन डायरेक्टर्स को रिमूव नहीं कर सकते एज पर सेक्शन 169। डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर सेक्शन 400, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा तो नहीं हटा सकते। डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय नॉमिनी डायरेक्टर बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर, डायरेक्टर अपॉइंट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग ये इंपॉर्टेंट है। पहली बोर्ड मीटिंग जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। दूसरी बोर्ड मीटिंग या फिर अगली जो सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग है सेक्शन 173 में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग हो, एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग्स ड्यूरिंग द ईयर कैलेंडर ईयर। गैप जो है बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग मस्ट नॉट बी मोर देन 120 डेज। यानी कि जो पहली मीटिंग दूसरी मीटिंग के बीच का जो गैप है वो 120 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी मीटिंग और तीसरी मीटिंग का जो गैप है वो 120 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और तीसरी मीटिंग और चौथी मीटिंग का जो गैप है वो भी 120 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बोर्ड का कोरम क्या होगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, 2 डायरेक्टर या फिर 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर विच एवर इज हायर। इफ़ कोरम इज़ नॉट प्रेजेंट, अगर कोरम नहीं आता यानी कि 2 डायरेक्टर भी नहीं हो पाते हैं हमारे, तो मीटिंग इज adjourned for next week, same time, same place, same day. Also, if in adjourned board meeting के अंदर भी quorum is not present, then also meeting shall stand adjourned. However, if a condition of 4 board meeting is not complied, यानी कि अगर आपने कंडीशन कंप्लाइड नहीं करी 4 बोर्ड मीटिंग की एज पर सेक्शन 173 जो हमने यहाँ करा था अभी, ड्यू टू कोरम, देन और कोरम की वजह से देन कंपनी विल बी लाइबल फॉर डिफॉल्ट, तो कंपनी लाइबल होगी फॉर डिफॉल्ट। ठीक है, ये हो सकता है इस बार के एग्जाम में आ जाए, अच्छा पॉइंट है, ऑफ सेक्शन 173। हैंस इज इन्वॉल्व अमाउंट टू
कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 173। तो शेड्यूल 5 में रेम्यूनरेशन लिखी हुई है 11% नेट प्रॉफिट सारे डायरेक्टर्स की मिला के, यानी एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव की मिला के टोटल मिला के 11% नेट प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं हो सकती। 5% नेट प्रॉफिट इफ़ ओनली वन एमडी या फिर होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजर है, अगर एक है खाली तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट होगा बाकी डायरेक्टर्स के लिए। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इफ़ मोर देन वन एमडी होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर है। ठीक है, ये मैनेजर होल टाइम डायरेक्टर उनके लिए, बाकी नहीं, यानी कि इन सब के लिए। यानी अगर एक है तो 5, अगर एक से ज़्यादा है तो 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 10% से ज़्यादा। और जो बाकी डायरेक्टर हैं, बाकी डायरेक्टर में कहूँ नॉन एग्जीक्यूटिव हो गए, उनके लिए क्या है, अगर कंपनी के पास ये वाला केस है कि एक डायरेक्टर है तो, या एक से ज़्यादा है, इफ़ कंपनी हैज़ WTD MD मैनेजर तो 1% होगा इनको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। अगर ये है ही नहीं तो 3% ज़्यादा नहीं मिल सकता। कंपनी हैज़ नो मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर तो 3% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज़्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव को नहीं मिल सकता। नेक्स्ट हमारा आता है, ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 196 197 अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर। सबसे पहले बोर्ड उसको अप्रूव करेगा बोर्ड मीटिंग के अंदर, और उसके बाद जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे। यानी यहाँ पे तो बोर्ड उसे अप्रूव कर लेगा, लेकिन इतने टाइम तक का तो गैप रहेगा जब तक शेयर होल्डर उसे अप्रूव करेंगे। तो इतने टाइम में जो मैनेजर काम करेगा या होल टाइम डायरेक्टर काम करेगा या एमडी काम करेगा, वो वैलिड होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। पहले तो मैक्सिमम टेन्यूर जो है एमडी का वो 5 साल हो सकता है, यानी कि अगर कोई भी एमडी को अपॉइंट करता है फॉर लाइफ टाइम या 5 साल से ज़्यादा तो वो इनवैलिड है, हो ही नहीं सकता। ऑल्सो 5 ईयर के बाद कम से कम 1 साल तक उसकी रिअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते उसी पर्सन की। चलो देखते हैं। Acts done by managing director, whole time director, manager during this period will not be invalid, यानी कि ये इनवैलिड नहीं होगी। शेड्यूल 5 अपॉइंटमेंट की कंडीशन है, प्लस अगर शेड्यूल 5 की कंडीशन में कोई वेरिएंस है इन अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होगी। ठीक है, इसके लिए फाइल करना पड़ता है MR2 फॉर्म। रूल्स अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन मैनेजिंग डायरेक्टर फाइल बाय कंपनी फॉर MR1 फॉर्म MR1। ठीक है, रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि जब यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो जाएगी इसके 30 दिन के अंदर MR1 फॉर्म भरना पड़ता है MCA पे। ठीक है, रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं बता रहे हैं MCA क्योंकि हमने मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया। और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने के लिए MR2 फॉर्म होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। कंपनसेशन टू इट्स डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सच कंपनसेशन कैन ओनली बी पेड टू होल टाइम डायरेक्टर, MD और मैनेजर। कंपनसेशन पेबल एनी रेम्यूनरेशन एवरेज रेम्यूनरेशन मल्टीप्लाई बाय 3 ईयर्स, या फिर कंपनसेशन मैक्सिमम जो होगी एवरेज रेम्यूनरेशन मल्टीप्लाई 3 ईयर, या फिर अदर शॉर्टर पीरियड, यानी अगर वो 3 साल से कम के लिए था अपॉइंटेड, यानी 3 साल से कम उसका टेन्यूर बचाता तो उतने पीरियड का केस, द केस में बी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड, नो पेमेंट, उसको कोई पेमेंट नहीं दी जाएगी। इफ़ वाइंडिंग अप कमेंसेस विद इन 12 मंथ्स, अगर वाइंड अप हो जाती है कंपनी विद इन 12 मंथ्स आफ्टर ही सीजेस टू होल्ड द ऑफिस, यानी जब उसने ऑफिस छोड़ा उसके 12 दिन के अंदर अगर कंपनी का वाइंड अप शुरू हो जाता है तो उसको कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। इफ़ एसेट्स ऑफ द कंपनी आर नॉट सफिशिएंट टू रिपे टू द शेयर होल्डर्स, अगर उस कंपनी के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो शेयर होल्डर्स को पैसा पे कर सकें। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनसेशन पे नहीं होगा किसको, होल टाइम डायरेक्टर को, MD को, मैनेजर को, इन कंडीशन में डायरेक्टर अगर रिज़ाइन कर देता है ऑन ग्राउंड ऑफ अमालगमेशन और रिकन्स्ट्रक्शन, यानी अमालगमेशन रिकन्स्ट्रक्शन हुआ और उसने रिज़ाइन कर दिया, यानी हम या फिर हमने डायरेक्टर को निकाल दिया, लेकिन हमने उसको एक चांस दिया था अपॉइंटमेंट द ऑफिस ऑफ MD या मैनेजर या अदर ऑफिसर ऑफ सच रिकन्स्ट्रक्शन और अमालगमेटेड कंपनी, जो नई कंपनी बनी उसके अंदर भी हमने उसको ऑफर दिया लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं करा, तो उस केस के अंदर उसको कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। डायरेक्टर रिजाइन हिज ऑफिस, डायरेक्टर खुद रिजाइन कर देता है। डायरेक्टर वेकेट्स अंडर सेक्शन 167, यानी कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है तो कंपनी गोज ऑन वाइंडिंग अप ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर ने कुछ ऐसा करा जिसकी वजह से कंपनी वाइंड अप में चलेगी तो भी उसको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। डायरेक्टर गिल्टी ऑफ फ्रॉड ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ठीक है। सेक्शन 202 में लिखा हुआ है कि कंपनसेशन मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर को, मैनेजर को रेम्यूनरेशन मैक्सिमम होगा एवरेज सैलरी का इंटू 3 ईयर्स या फिर फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड विच एवर इज लोअर। नो कंपनसेशन
टू डायरेक्टर, ठीक है, अगर डायरेक्टर फाउंड गिल्टी, बट इट इज़ नॉट प्रॉपर ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी टू विद होल्ड अ पेमेंट, यानी कि कंपनी जो उसका कंपनसेशन है वो रोक नहीं सकती ऑफ कंपनसेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेयर एलिगेशन, यानी कंपनी सिर्फ एलिगेशन लगाती है, ठीक है, तो वो उसका कंपनसेशन नहीं रोक सकती, यानी कंपनी के पास प्रूफ होना चाहिए कि उसने ड्यूटी ब्रीच करी है या कोई फ्रॉड करा है या कोई नेग्लिजेंस करा है, जिसके बेसिस पे कंपनी उसका कंपनसेशन रोक सकती है फॉर, ठीक है, ₹5 लाख कंपनसेशन मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन था कि मिस्टर डी को 5 लाख का कंपनसेशन दे दिया, वैसे तो उसने 15 लाख का मांगा था लेकिन 5 लाख का शुरू में दे दिया, और कंपनी कह रही थी कि इसने कुछ ड्यूटी का ब्रीच करा लेकिन कंपनी के पास प्रूफ नहीं था, यानी इस केस में कंपनी के पास प्रूफ नहीं था। तो सेक्शन 202 कहता है कि भाई अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो सिर्फ एलिगेशंस के बेसिस पे आप उसका कंपनसेशन नहीं रोक सकते। 5 लाख रुपए दे दिए, लेकिन बाद में कंपनी को पता चला, कंपनी के पास प्रूफ भी आ गया, इट वॉज ऑब्जर्व दैट डायरेक्टर वॉज नॉट लीगली बाउंड, सॉरी, बाद में पता चला कंपनी को कि भाई कंपनी ने, सॉरी, डायरेक्टर ने जो है वो कुछ गड़बड़ करी थी, फ्रॉड करा था, ब्रीच करा था, ठीक है, और कंपनी 5 लाख रुपए दे चुकी है, अब कंपनी उससे वापस मांग रही है 5 लाख रुपए। तो इट वॉज ऑब्जर्व दैट अ डायरेक्टर वॉज नॉट लीगली बाउंड टू डिस्क्लोज, ठीक है, डायरेक्टर जो है वो लीगली कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि वो डिस्क्लोज करे कि उसने कोई ब्रीच करी है ड्यूटी को, ऑफिस फिड्यूशरी ऑब्लिगेशन, सो एज टू गिव द कंपनी एन अपॉर्चुनिटी टू डिसमिस हिम, ठीक है, ताकि कंपनी उसको निकाल दे, तो उसकी कोई ऐसे लीगली बाउंड नहीं है, एज इन केस ऑफ बेल वर्सेस लेवर ब्रदर्स, ठीक है, बेल वर्सेस लेवर ब्रदर्स के केस में यही हुआ था। यानी सिंपल है कि अगर आपने मेरे एलिगेशन पे पैसे रोके हुए हैं कंपनी, तो आप नहीं रोक सकते पैसे, और अगर आपने उसे पैसे दे दिए और बाद में आपको प्रूफ मिलता है तो आप उससे पैसा रिकवर भी नहीं कर सकते। कंपनसेशन पेड टू डायरेक्टर बट लेटर फाउंड गिल्टी इन करप्ट एक्टिविटीज, कैन कंपनी रिकवर compensation? No. As per the case Bell versus Lever, it was held that Bell was not bound to refund the compensation money and disclose the breach of his fiduciary obligation, so to give the company an opportunity to dismiss him, ठीक है, ये हमने पढ़ा था अभी भी। मिस्टर के अपॉइंटेड एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर लाइफ बाय AOA, बाय लाइफ इसको AOA के थ्रू अपॉइंट कर दिया। ऑल्सो मिस्टर के वॉज एम्पावर्ड टू अपॉइंट सक्सेसर मिस्टर जी, एक को पावर दे दी कि भाई इसके जाने के बाद मिस्टर जी को ही अपॉइंट कर देगा, ठीक है। तो सेक्शन 196 में लिखा हुआ है, नो कंपनी शैल अपॉइंट और री अपॉइंट एनी पर्सन एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर फॉर अ टर्म ऑफ एक्सीडिंग 5 ईयर, 5 साल से ज़्यादा के लिए अपॉइंट नहीं हो सकते। एट अ टाइम मिस्टर के, ठीक है, एट अ टाइम मिस्टर के जो है कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज MD फॉर लाइफ इन प्राइवेट कंपनी। MDWTD manager can be appointed by taking approval of central government if such appointment is at variance from Schedule 5. Hence, it is clear that K can't legally appoint anyone including G to succeed him as the MD of company, and consequent G cannot succeed K as MD after death of K. तो ये मेरा पार्ट 2 यहाँ ख़त्म होता है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि और किन चीज़ों पे हम टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकते हैं, कैसे चीज़ की हम रिवीजन कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप उसकी लिंक कमेंट में दीजिए, और सजेस्ट करिए, लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और ज़्यादा अच्छी रिवीजन की वीडियोस बना सकें। ओके, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।